ब्रिजवाणी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ अर्निका महेश्वरी। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी। सर नमस्कार। 26 जनवरी के आज के मौके पर हम आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। आज का हमारा विषय है 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व। सर जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 26 जनवरी के मौके पर सब जगह हर्षो उल्लास है, सब जगह खुशियां हैं और देश में एक अलग ही खुशबू की लहर दौड़ रही है। आज 26 जनवरी को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि इस बार जो कि हमारे समारोह की थीम है वंदे मातरम पर रखी गई है, तो मेरा आपसे विशेष रूप से पहला सवाल है कि गणतंत्र दिवस हमारे लिए क्यों है इतना महत्वपूर्ण, क्यों खास है? धन्यवाद। सबसे पहले मैं श्रोताओं को और दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दूंगा। और जैसा आपने कहा कि एक राष्ट्रीय पर्व है और हम इसे राष्ट्रीय पर्व इसलिए मनाते हैं या इसलिए कहा जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत जो कई रियासतों में बटा हुआ था और जिसका श्रेय सरदार पटेल को जाता है, जब उसका एक प्रारूप गणतंत्र के रूप में देखा गया, इसलिए इसको गणतंत्र दिवस कहा जाता है क्योंकि भारत गणतंत्र के रूप में उभर के आया और हमारा जो संविधान है वो इस दिन लागू हुआ। जी सर, एक और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि इस 77वें गणतंत्र दिवस में आप भारत को कहाँ देखते हैं? देखिए, भारत एक ऐसी शक्ति है, देखिए रीजनल शक्ति तो हम हैं ही, और आपने देखा होगा कि 15वीं सेंचुरी में यूरोप का वर्चस्व था जो ढल गया, फिर अमेरिका की एक सदी रही जो ढलने जा रही है, और अब एशिया की सदी है जो भारत और चीन दो ऐसी महान शक्तियां हैं जो इसका इतिहास लिखेंगी। और भारत का योगदान इसमें बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि भारत एक रीजनल पावर के होते हुए एक सुपर पावर का भी सपना सजोए बैठी है जो आने वाले वर्षों में पूरा होता दिखाई देता है। रीजनल पावर से सर आपका तात्पर्य? रीजनल पावर देखिए, एशिया में भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है जी। और जिस तरह की हमारी फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि हमने हमेशा नेबरहुड फर्स्ट, हमने अपने पड़ोसी देशों का हमेशा हित सोचा है, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचा है, और जब भी कोई किसी देश को ज़रूरत पड़ी है, आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि साहब बांग्लादेश जब सन 71 का युद्ध हुआ तो बांग्लादेश क्योंकि पहले ईस्ट पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था विभाजन से पहले, और भारत चाहता तो उसको अपने कब्जे में ले सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया क्योंकि भारत ने हमेशा अपने देशों को साथ लेकर चलने का बीड़ा उठाया है, और भारत ने 13 दिन में एक नए देश बांग्लादेश का उदय करके इस देश को पूरे विश्व को समर्पित किया। तो यानी कि सबका साथ सबका विकास और अपने से ज्यादा अपने पड़ोसी के विषय में सोचिए। सर इसी श्रृंखला में मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसने देश को सर्वाधिक एक सेना अधिकारी दिए हैं, और मेरे संज्ञान में है कि आपके परिवार का नाम लिम्का बुक रिकॉर्ड में भी है, तो कृपया इसके ऊपर आप प्रकाश डालें। देखिए, ये हमारे परिवार में एक ऐसा ट्रेडिशन था कि सारे जितने भी बच्चे होते थे या मेल मेंबर्स थे वो सेना में अधिकारी बने, और जितनी लड़कियां थी या तो वो सेना में अधिकारी नहीं या सेना अधिकारियों से उनका विवाह हुआ। तो ये एक बड़ा यूनिक ट्रेडिशन हमारी फैमिली ने एक देश के आगे पेश किया। तो एक दिन बैठे हुए मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं इसको हम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को भेजा जाए, और क्योंकि ये एक रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी परिवार में इतने ऑफिसर्स सर्विंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देश को दिए हैं। तो हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विजया घोष सुंदरम उनकी एडिटर हुआ करती थी, तो उनको हमने लेटर भेजा और उन्होंने कहा कि सर आप अपने दस्तावेज़ भेजिए। तो जब हमने वो भेजे
तो उन्होंने तहकीकात करके आर्मी हेडक्वार्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पता करके उन्होंने फिर हमें कॉन्ग्रेचुलेटरी एक लेटर लिखा कि साहब ये रिकॉर्ड है और ये आपके फैमिली को ही जाता है। तो उसके बाद ही सन 2004 में ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है कि किसी भी फैमिली से सर्विंग सेना अधिकारी इतने किसी देश ने नहीं दिए। बहुत खूब। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि भारत इतने विशाल देश में आपके जैसे ब्रिगेडियर और आपका पूरा परिवार जो कि सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है वो भारत में है, तो इससे बड़ा और क्या ही सौभाग्य होगा। सर, मेरा आपसे एक सवाल है जो कि बहुत ज़रूरी भी है और शायद आज के समाज में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे संज्ञान में आया है कि आप युवाओं को सेना में अधिकारी बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, तो अगर आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो आज के युवाओं को थोड़ा और रास्ता मिलेगा कि हाँ वो कैसे देश के लिए मतलब जान दे, कैसे देश के लिए कुछ कर गुजरे, तो उसकी तरफ आप थोड़ा बताएं हमें। जी, बड़ा अच्छा सवाल है। और हाल ही में देखिए युवा दिवस भारत ने मनाया है जी जी। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे। तो देखिए भारत एक यंग नेशन है क्योंकि हमारे यहाँ एवरेज एज करीब 28 की है। यूरोप ढल चुका है, यूरोप में करीब 55 साल एवरेज एज है। तो सबसे बड़ा जो सरमाया, जो कैपिटल है वो है हमारे युवा। जी जी। और ये जो युवा हैं इनको सेना एक ऐसा कैरियर प्रदान करती है, क्योंकि देखिए सेना ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो युवाओं को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हमें आर्मी का एक यंग प्रोफाइल बना के रखना पड़ता है। जी जी। और इसमें विभिन्न प्रकार की एंट्रीज हैं। जैसे एक एनडीए एंट्री होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो 12वीं जिसकी क्वालिफिकेशन है 12th, और किसी भी डिसिप्लिन से हो सकते हैं आप, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। और इसमें सरकार ने एक हमें डिस्पेंसेशन दिया हुआ है क्योंकि हमें युवा ऑफिसर चाहिए, यंग ऑफिसर चाहिए। तो 12th अपीयरिंग जो बच्चा है वो भी इस इम्तिहान को दे सकता है और उन्हें देना चाहिए, क्योंकि उससे उसे 2 चांस एक्स्ट्रा मिल जाते हैं बनस्पत वो बच्चा जो 12वीं के बाद देता है। अच्छा। जी। और इसमें ये है कि इसके बाद एक और एंट्री आती है जिसे टेक्निकल एंट्री स्कीम कहते हैं। अगर किसी बच्चे ने 60% मार्क्स पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में लिए हैं, जी जी, और उसने जेई का एग्ज़ाम दिया है और उसकी जो सीआरएल है, जो रेटिंग लिस्ट है, अगर वो एक्सेप्टेबल है और या कट ऑफ के अंदर आती है, तो वो उसको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए या एसएसबी, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए बुलाया जाएगा। ऐसी ही स्कीम एक नेवी में भी है जी। इसमें नेवी में गर्ल्स के लिए भी खुली हुई है। अच्छा। एनडीए भी गर्ल्स के लिए खुला हुआ है और उनके लिए कोई फीस भी नहीं है। तो गर्ल्स के लिए कोई फीस, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये रास्ता आपने अच्छा खोला है। बाई चांस कोई बच्चा देखिए जैसे एनडीए में नहीं कामयाब हो पाता है, तो वो ग्रेजुएशन लेवल पे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम होता है, सीडीएस जिसे कहते हैं। उसमें भी वही है, तीनों सेनाओं के लिए इसमें चयन होता है। और इसमें भी फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में आप किसी भी डिसिप्लिन से कर सकते हैं, चाहे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग। तो आप डायरेक्ट मतलब आपको एक रिटन एग्जाम पास करना पड़ेगा और आप उसके साथ जैसे ही क्वालिफाई कर जाते हैं तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो इसमें भी फाइनल ईयर में कैंडिडेट्स अपीयर हो सकते हैं। सर, लेकिन एनडीए का एग्जाम तो थोड़ा टिपिकल होता है, मतलब सुनने में आया है। जी जी, देखिए टफ तो है, लेकिन देखिए कोई भी चीज़ आसान नहीं है क्योंकि कंपटीशन इस कदर बढ़ गया है। लेकिन ये है कि बच्चा अगर 11वीं से अगर उसकी तैयारी करता है, कई बच्चे तो 10वीं से ही इसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 11वीं से अगर बच्चा 1 घंटा भी डिवोट करे रोज, तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई, क्योंकि देखिए कट ऑफ जो जाती है वो करीब 40% के आसपास जाती है। पीछे तो करीब 33-34% पे सिलेक्शन बच्चों का हो गया है। लेकिन बच्चों को के अंदर वो जज्बा और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बच्चे ब्लफ नहीं कर सकते, तो उनको बिल्कुल श्योर होना पड़ेगा। एक और मेरा सवाल है सर, इसमें अधिकतर बच्चे मतलब आपको ग्रामीण क्षेत्र के दिखते हैं या शहरी क्षेत्र के दिखते हैं? देखिए मैं खुद ये सिलेक्शन सेंटर से वाबस्ता रहा हूँ, तो मैंने अधिकांश ये देखा है कि जो ग्रामीण, जो टियर 2 सिटीज़ के बच्चे हैं जी, जो मतलब जैसे मेट्रो को छोड़ के जो छोटे छोटे शहर हैं या कस्बे हैं, वहाँ से बच्चों का योगदान जो है या जो बच्चे आ रहे हैं वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। और मेट्रो सिटीज़ से जो इनटेक है वो कम होती जा रही है। तो ये एक अच्छी बात है, खासकर टियर 2 सिटीज़ के बच्चों के लिए, या जो बच्चे ग्रामीण अंचल से आते हैं उनके लिए है कि भाई यहाँ केवल मेरिट और मेरिट ही एक मुद्दा है। जी जी।
यहाँ किसी किस्म का कोई रिजर्वेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं है, किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं है। एनडीए में अगर आप चले जाते हैं तो आपको बीए, बीएससी या बीटेक की डिग्री बिल्कुल मुफ्त मिलती है, सरकार पूरा खर्च उठाती है, जो जेएनयू से मिलती है। अच्छा जी, तो मैं तो बच्चों से यही अनुरोध करूंगा कि आप सबसे बड़ा गिफ्ट अपने माता पिता को ये दे सकते हैं कि साहब मैं अपने बूते पे मैंने बीटेक की डिग्री हासिल की है या बीएससी की है, बीए की है, क्योंकि आजकल अगर एजुकेशन बड़ी कॉस्टली होती जा रही है। जी 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 सर, लेकिन मतलब इसका मुख्य कारण क्या होगा कि गांव से बच्चा इतना ज़्यादा है और शहर में कम है? क्या अवेयरनेस की कमी है शहर में? नहीं, अवेयरनेस नहीं। देखिए, इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है वो 5 दिन का इंटरव्यू होता है जी। वो किसी भी सर्विस में 5 दिन का इंटरव्यू नहीं होता है जी। तो हम एक कैंडिडेट को 360 डिग्री पूरा उसके कहते हैं ना कि चारों उसके बहुमुखी विकास को देखते हैं। 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ उसके अंदर हम चेक करते हैं। तो आजकल ये देखा गया है कि जब आप ज़्यादा लाड़ प्यार में रहते हैं, विलासता में रहते हैं, ज़्यादा आराम पसंद ज़िंदगी में रहते हैं, तो आप थोड़ी रियलिटी से कट ऑफ होते जाते हैं। वहीं ग्रामीण अंचल का बच्चा मेहनत भी कर रहा है, खेत पे भी काम कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, तो वो एक मतलब उसके अंदर एक सेल्फ डेवलपमेंट की या सेल्फ ग्रोथ की भावना आती है। वो उसको आगे मतलब ये अचीव करने के लिए उसको प्रेरित करती है। आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें शारीरिक विकास का भी कुछ फर्क पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि वो बहुत लाड़ प्यार से पढ़ता है, तो उसके हिसाब से गाँव का बच्चा काफ़ी मजबूत। तो अब तो शहर वालों को बहुत सोचना पड़ेगा कि उन्हें मजबूती की कितनी ज़रूरत है, और इसका शायद खान पीन पे भी बहुत ज़्यादा असर है। तो सर, इसी श्रृंखला में हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि हमें युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा देश और तरक्की करे और बस दुनिया में नंबर 1 पे छा जाए? देखिए, युवाओं के लिए हमारे यहाँ सबसे मेरा जो संदेश है कि डिसिप्लिन वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक कंसिस्टेंसी बच्चे के अंदर होनी चाहिए, एक ऑनेस्टी उसके अंदर होनी चाहिए, एक जज्बा और जुनून उसके अंदर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि जब तक का बच्चा रोता नहीं है तब तक तो माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। हालांकि माँ के लिए एक बेटे या बेटी से प्यारा कोई नहीं होता। तो जब तक हम अपने को डिसिप्लिन के ढांचे में नहीं ढालेंगे, जब तक हम अपने गोल्स को अचीव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए एक बड़ी डिसिप्लिन्ड सोसाइटी है। हमारे यहाँ गोल अचीव करना तो सिखाया जाता है, लेकिन गोल सेट करना नहीं बच्चों को सिखाया जाता कि कैसे मैं अपने गोल सेट करूं। तो उसमें हमें एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आज देखिए, अगर आप अमेरिका की कंपनीज या कहीं और भी देखें तो भारतीय बच्चे बड़ा अच्छा कर रहे हैं जी। तो और भारत के जो बच्चे हैं उनकी डिमांड बहुत है वहाँ के सब, क्योंकि मेहनती होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी कम होती हैं, डेडिकेटेड होते हैं। लेकिन बच्चों में एक चीज़, एक प्रोक्रास्टिनेशन की चीज़ मैंने देखी गई है कि साहब मतलब आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल उनके दिमाग से निकलनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इस कदर हावी है। देखिए, 2.5 करोड़ बच्चा हर साल पैदा होता है इंडिया में, ठीक है। 1 करोड़ 20 लाख बच्चा जॉब्स की लाइन में खड़ा हो जाता है। तो जहाँ इस तरह मतलब अगर आप पूरी सरकारी नौकरियां देखें पूरे स्टेट की और सेंटर की मिला के, तो करीब 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां हैं जी। तो अब ये डिमांड एंड सप्लाई की बात है। तो जहाँ डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, वो तो फेवरेबल सिचुएशन है। लेकिन जहाँ मतलब सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, वहाँ कंपटीशन काफ़ी स्टीप हो जाता है। तो बच्चों को बिल्कुल डेडिकेटेड रहना है, फोकस्ड रहना है, और ये उनके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। तो उनको ये देखना है कि साहब मुझे जो डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो डिजिटल हो या फिजिकल हो, उनसे उन्हें थोड़ा सा दूर रखना है। मैं ये नहीं कहता सोशल मीडिया ख़राब है, अच्छी चीज़ है, लेकिन हर चीज़ का एक उनको टाइम बांटना पड़ेगा कि साहब इतना मैं पढ़ाई के लिए टाइम दूंगा, इतना एंटरटेनमेंट के लिए, इतना सोशल मीडिया के लिए और इतना गेम्स के लिए। सर, ये बात तो सही है कि अनुशासन बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने सुना है कि मतलब आर्मी में, नेवी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। कई बार तो वहाँ तक पहुँच के भी लोग बाग छोड़ देते हैं। क्या ये सही है? नहीं, देखिए ऐसा है, क्योंकि इसीलिए हम बच्चों को बड़ा यंग स्टेज पे लेते हैं, क्योंकि एक यंग बच्चे को मतलब सांचे में ढालना आसान रहता है जी। और जब उसको इसकी आदत पड़ जाती है, जब तब वो उसको एंजॉय करने लगता है।
क्योंकि देखिए डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है, कोई डिसिप्लिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिसिप्लिन बेसिकली वो सिद्धांत हैं, वो वैल्यूज़ हैं जो एक फादर अपने बेटे को देता है, जो एक मदर एक बेटी को देती है, जो एक टीचर अपने शिष्य को देता है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ साबित होती है, और एक आप बेहतरीन लीडर, चाहे आप एकेडमिक लीडर हों, चाहे आप पॉलिटिकल लीडर हों, चाहे आप कॉर्पोरेट लीडर हों या मिलिट्री लीडर हों, हर लीडरशिप की वॉक में आपको वो साथ देगी। तो सर इसका मतलब तो ये है कि हर घर से एक बच्चे को जाना चाहिए क्यों नहीं, बिल्कुल यकीनन जाना चाहिए। आप देखिए सिख धर्म में आपने देखा होगा कि जब धर्म की रक्षा के लिए जो सिख गुरु थे उन्होंने कहा था कि साहब सबसे बड़ा लड़का आप सिख धर्म में हमें दीजिए, तो आप देखिए हिंदू परिवारों में जो सबसे बड़ा लड़का होता था वो केशधारी हो जाता था। तो वो मतलब अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए लड़ता था। तो ये जज्बा होना चाहिए, हर माता पिता को ये गर्व होना चाहिए कि साहब मैंने एक बेटा अपने देश के लिए समर्पित किया हुआ है। तो यानी कि अगर हमें अपने देश में रहना है शान से और दुनिया में अपने आप को करना है नंबर 1, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर घर से एक जाए सेना में और देश की रक्षा के लिए अपने तन मन धन समर्पित कर दे। सर इसी श्रृंखला में हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि भारत एक युवा देश है और युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है जो आप देना चाहते हैं जिससे युवा आगे बढ़े, जैसे कि अभी आपने बताया अनुशासन, और इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे आज की हमारी जनता से? देखिए युवाओं को मैं तो कहता हूँ कि मुस्तकबिल हिंदुस्तान कहता हूँ, या भारत के भाग्य विधाता हैं वो, या जैसे अंग्रेज़ी में डेस्टिनी डिज़ाइनर्स कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी इनिंग्स खेल ली है। अब देश का जो भविष्य है या मुस्तकबिल है वो इनके हाथों में है। तो हमें इनको मेरे एक ही इनके लिए सुझाव है कि देखिए आपको 2 घंटे अपने 24 घंटे में से आपको हमेशा देश के लिए निकालने पड़ेंगे। 1 घंटा देह के लिए और 1 घंटा देश के लिए। देह का मेरा मतलब है फिजिकल स्टैंडर्ड्स बच्चों में काफ़ी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा आज जो कंप्यूटर पर बैठा रहता है, इंडोर गेम्स खेलता है, बाहर नहीं जाना चाहता है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। तो और दूसरा है उसको कोई मतलब ऐसी नेशनल एक्टिविटी करनी चाहिए। नेशनल एक्टिविटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि साहब राइफल उठा के आप चीन के बॉर्डर पे या पाकिस्तान के बॉर्डर पे चले जाएं, लेकिन आपने किसी सीनियर सिटीजन की मदद कर दी है, कहीं आपने ट्रैफिक का रूल फॉलो किया है, या कहीं कोई नल लीक कर रहा है उसको ही बंद कर दिया है, बिजली कहीं फालतू जल रही है उसको भी बंद कर दिया है, तो ये भी नेशनलिज्म की तरफ आपका कंट्रीब्यूशन है। तो डिसिप्लिन और आपके अंदर जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके अंदर वो करेज ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए, और एक जज्बा और जुनून होना चाहिए कि मैं अपने लिए और देश के लिए ये काम करूँगा। क्योंकि देखिए प्रोक्रास्टिनेशन से कुछ नहीं होगा कि साहब मैं कल कर लूँगा, वो कल कुछ नहीं आएगा, कल चैलेंजेस और ज़्यादा बड़े मिलेंगे आपको। तो जो काम आज ख़त्म करना है उसे आज ही करें। यानी कि काल करे सो आज, आज करे सो अब, नहीं तो प्रलय कब आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो इस चर्चा के लिए ब्रिगेडियर साहब विनोद दत्ता जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना इतना बेशकीमती समय हमें दिया, और आज 26 जनवरी के मौके पर आपने हमें बताया कि किस तरीके से इसमें प्रोग्राम आप आगे बढ़ा सकते हैं, आप अधिकारी कैसे बन सकते हैं, ये आपने हमें यहाँ पर बताया, और क्यों ज़रूरत है देश को युवाओं की। तो युवाओं जागो, उठो और लग जाओ काम पे, और छोटी छोटी दिनचर्या को अपने जीवन के लिए बनाओ। और ये ज़रूरी है कि ठीक है टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, मगर कुछ ऐसा करो कि देश दुनिया बस आपका नाम ले। आप सुन रहे थे ब्रजवाणी से विनोद दत्ता जी को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।